हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम साइंस लेक्चर की सीरीज चला रहे हैं जो एमपीपीएससी में पूछी जाती है। एमपीपीएससी में प्री प्लस मेंस में जो भी सिलेबस पूछा जाता है हम उसको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल है। ठीक है। यहाँ पर हम जैसा बोर्ड पर पढ़ते हैं वैसा ही अवेलेबल सब चीज़ें होगी। हम यहाँ पर पूरा जीएस का पेपर कवर करेंगे, है ना। जीएस पेपर कवर करेंगे जिसमें साइंस दिया हुआ है। यहाँ पर हम साइंस में कवर करने वाले फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। अभी हमारा चल रहा है फिजिक्स, ये हमारा चल रहा है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स का लेक्चर है हमारा नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। मैकेनिक्स हमारा लेक्चर है ना। मैकेनिक्स का हमारा आज का लेक्चर है और इम्पोर्टेंट होगा, है ना। मोशन और इन सब चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। सबसे पहले हम मोशन के बारे में समझ चुके हैं आगे, है ना। पहले हमने बात जान ली थी मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी के बारे में देखा हमने, स्पीड के बारे में देखा, है ना। स्पीड के बारे में देखा, गति के बारे में देखा, है ना। तो और उसके बाद हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड और बाकी सब चीज़ों की हमने बात कर ली थी। ठीक है, आज हम चलेंगे हमारे लेक्चर में। आज के हमारे लेक्चर में होगा हमारा गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार कि मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो कितने टाइप से करता है और किससे कितने टाइप की मोशन होते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहला होता है ना, सबसे पहला होता है इर्रेगुलर मोशन। इर्रेगुलर मोशन, इर्रेगुलर मोशन की यदि हम बात करें, हम इसको बोलते हैं अनियमित गति। अनियमित गति हमारी, ठीक है। अब इर्रेगुलर मोशन देखिए, इर्रेगुलर मोशन कैसा होगा, यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाना चाह रहे हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसमें क्या हो जाएंगे, किसी स्पेसिफिक पाथ को फॉलो नहीं करेंगे। हम ऐसे पॉइंट ए से चले और पॉइंट बी तक हम पहुंच गए। ठीक है, ये अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 2D की बात कर रहे हैं। अभी हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे हम सरफेस पर चल रहे हैं तो हम 2D मोशन में चल रहे हैं। हम एक पेपर के ऊपर हम एक पेन चलाते हैं तो हम क्या करें, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चले। और यहाँ पर रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पर हमने कितना कर्व लिया और कितना सब चीजें, ये सब क्या है, फिक्स नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इररेगुलर मोशन, जिसमें क्या हो जाता है, ना तो टाइम फिक्स है, यहाँ पर टाइम भी फिक्स नहीं है, डिस्टेंस भी फिक्स नहीं है। टाइम, डिस्टेंस और स्पीड तीनों ही फिक्स नहीं है। तो यदि यहाँ पर तीनों चीजें फिक्स नहीं है तो हमारा मोशन कैसा हो जाएगा, इररेगुलर मोशन हो जाएगा, जिसमें हम कैसी गति कर रहे हैं, अनियमित गति कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। दूसरा होता है कर्व्ड मोशन, है ना। कर्व्ड मोशन या फिर कर्व मोशन को बोलते हैं वक्रीय गति, वक्रीय गति, है ना। कर्व्ड मोशन क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर सिंपल वापस से 2D की बात करते हैं। हम पॉइंट ए से कहां पे जाना चाहते हैं, पॉइंट बी की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे गए, ऐसे घूम कर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचे, है ना। हमने यहां से ऐसा मोशन करा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कैसे पहुंचे, ऐसे। इसमें भी हम इस तरफ चल रहे हैं, इसमें भी हम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल रहे हैं। तो क्या हुआ, हम एक कर्व बनाते हुए होता है कि यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट हो बीच में, इसलिए हमने क्या करा, यहाँ से कर्व बनाते हुए गए। जैसे कर्व्ड मोशन हम क्या करते, जैसे इर्रेगुलर मोशन का एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल देना भूल गया था, सॉरी। देखिए, इर्रेगुलर मोशन या अनियमित गति का हम यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, है ना। तो जैसे हम नॉर्मल बात करते थे, एक डॉग, एक कुत्ता है, तो वो कैसा होगा, जमीन पर एक पॉइंट से शुरू करेगा और वो कहीं पर भी मोशन करता रहेगा, कहीं पर भी भागेगा, दौड़ेगा और वो कहीं पर भी जाकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक हम एग्जांपल ले सकते हैं छोटा सा। या फिर हम किसकी बात कर सकते हैं, एक चींटी की बात कर सकते हैं, है ना। एक एंट की बात कर सकते हैं, वो भी क्या करेगी, एक पाथ को फॉलो करेगी और कहीं पर चली जाएगी। लेकिन क्या रेगुलर मोशन कर रही है क्या, हर कर्व हर टर्न उसका सेम है क्या, नहीं। तो वो मोशन कैसे कर रही है, इरेगुलर। हम ह्यूमन की बात कर सकते हैं, ह्यूमन भी कैसे मोशन करते हैं, इरेगुलर मोशन, अनियमित गति करते हैं। क्योंकि आप यदि एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तो सेम उसी पाथ को फॉलो करते हुए नहीं आए हैं। आप थोड़ा सा इधर घूम गए, आप कभी किचन में चले गए, फ्रिज की तरफ चले गए और ऐसे घूमते हुए वापस आपका पाथ फॉलो करते हैं। तो आपकी जो मोशन होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है ना, अनियमित गति होती है। दूसरा होता है वक्री गति। जैसे आप क्या करते हैं, एक बाइक लेकर जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्क्वायर आया तो बाइक लेकर आप जा रहे हैं तो स्क्वायर से आप क्या कर लेते हैं,
यहाँ पर एक कर्व्ड मोशन करते हैं जिसमें आप क्या हो जाते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं, है ना, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। पहले आप इस दिशा में जा रहे थे, है ना, और फिर उसके बाद आप क्या हो गए, इस दिशा में मुड़ गए। तो जो आप इस दिशा में मुड़े, इस मोशन को क्या बोलते हैं, कर्व्ड मोशन बोलते हैं। कि एक बाइक सवार का एक गली में आकर मुड़ना, है ना, गली में आकर मुड़ना। तो इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, है ना, कि एक बाइक सवार जब गली एक टर्न आता है वहां पर मुड़ जाता है, या फिर स्क्वायर आता है वहां पर मुड़ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, कर्व्ड मोशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा, नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन को बोलते हैं प्रक्षेप्य गति, है ना, प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी क्या है, 2D मोशन ही है। हम सबसे पहले एक सरफेस को कंसीडर करेंगे, एक सरफेस को कंसीडर करा, हम पॉइंट ए पर खड़े। अब क्या करा हमने, यहां से एक ऑब्जेक्ट को क्या करा, हमने एक ऑब्जेक्ट को या फिर एक पत्थर को यहां से उठाकर फेंका, और वो का कहाँ गया, एक दूसरे पॉइंट बी पर जाकर गिर गया, एक दूसरे पॉइंट बी पर जाकर गिर गए। यहाँ पर जो मोशन हो रहा था इस वाले में, ये कहां पर हो रहा है, सरफेस पर ही हो रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या जुड़ गई है, हाइट। यहाँ पर क्या जुड़ गई है, हाइट। और यहाँ पर क्या जुड़ गई है, लेंथ, है ना। हमने बोला लंबाई और ऊंचाई जुड़ गई है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो कैसा करेगा, ऐसा ट्रेवल करता हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, किसी अदर जगह पर जाकर गिर जाएगा, है ना। जैसे ही वो अदर जगह पर जाकर गिर गया, तो ये वाला जो मोशन हुआ ये एक कर्व बनेगा। लेकिन कहां पर बन रहा है, ये आसमान में ऐसा कर्व बन रहा है। कैसा, आसमान में ऐसा कर्व बन रहा है। तो यदि ऐसा कर्व बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा, प्रक्षेप्य गति हो जाएगी। ठीक है, जब ये जमीन पर होगा, ये गति यदि हम बोलते हैं कि एक फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पर हमने एक बॉल को गुड़काया और वो बॉल गुड़कती हुई ऐसी गई, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वक्रीय गति होगी या फिर कर्व्ड मोशन होगा। लेकिन यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने फेंकते हैं, है ना, सामने फेंकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, वो किसी अदर पॉइंट पर जाकर गिर जाएगी। अब प्रक्षेप्य गति के लिए कुछ कंडीशन है, प्रक्षेप्य गति के लिए कुछ कंडीशन की बात की जाती है ना। यदि आप इसको क्या फेंकेंगे, यदि 90 डिग्री के कोण पर फेंकेंगे, है ना, 90 डिग्री के एंगल पर फेंकेंगे, तो जहां पर यदि आइडियल कंडीशन की बात करें तो यहां से ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और उसी जगह पर आकर वापस नीचे गिर जाएगा। ये ऊपर भी उसी जगह जाएगा और नीचे भी सेम जगह गिर जाएगा आइडियल कंडीशन में। तो मतलब प्रक्षेप्य गति जब भी हमको करानी है, प्रोजेक्टाइल मोशन हमको कराना है, तो एंगल क्या होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। यदि 90 डिग्री से कम होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, है ना। एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर पाएंगे, प्रक्षेप्य गति कर पाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया, है ना। जैसे फ्लैट सरफेस है हमारी, ये फ्लैट सरफेस है, यदि आप 0 डिग्री के एंगल से फेंकेंगे तो बॉल सीधे गुड़क के ऐसी चली जाएगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 1 डिग्री का एंगल होगा तो एक बॉल या ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। यहाँ पर कुछ भी एंगल होगा, है ना, तो उस एंगल में ऑब्जेक्ट ऐसा जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि आप कैसे फेंकते हैं, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं, 90 डिग्री पर फेंकते हैं, तो ऑब्जेक्ट सेम जगह पर आकर गिर जाएगा। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को सबसे ज्यादा दूर फेंकने के लिए हमको रिक्वायरमेंट है यहां से 45 डिग्री के एंगल की, है ना। कौन सा, कितना एंगल चाहिए, 45 डिग्री का एंगल चाहिए। यदि 45 डिग्री के एंगल से यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो वो सबसे ज्यादा दूर जाकर गिरेगा, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल होगी। जैसे ही आप एंगल को कम करते जाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पास में गिरेगा। ऑब्जेक्ट कैसे गिरने लगेगा, पास में गिरने लगेगा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही आप एंगल बढ़ाते हो तो भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, पास में गिरने लगेगा। ये ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका एंगल बढ़ाकर तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पास में गिरने लगेगा। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस यदि ट्रेवल करनी है तो आपको जाना पड़ेगा कितने एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से जाना पड़ेगा, तभी जाकर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा दूरी पर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, यदि कोई खिलाड़ी 6 मारता है या फिर छक्का मारता है तो मैक्सिमम यदि दूरी पर जाएगा तो वो कब जाएगा, जब वो 45 डिग्री के एंगल पर उसको हिट करेगा, है ना। किसी क्रिकेटर ने एक छक्का मारा तो वो कहाँ जाएगा, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर ट्रेवल करते हुए तभी गिरेगा, छक्का तभी जाएगा या फिर 6 तभी लगेगा जब एंगल होगा 45 डिग्री, है ना, तभी छक्का लगेगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, यदि यहाँ पर बाउंड्री है तो क्या हो जाएगा, केच यहीं पर ही हो जाएगा, या तो कम एंगल पे मारता तो यहीं पास में केच हो जाएगा, वैसा ही।
ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आगे नेक्स्ट आता है हमारा वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन या फिर हम इसको बोलते हैं ऊर्ध्व गति। वर्टिकल मोशन या ऊर्ध्व गति, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कितने डिग्री एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हमने कितने एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर थ्रो करते हैं, तो वो ऊपर जाता है और सेम पाथ को फॉलो करते हुए क्या आ जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री के एंगल पर फेंकते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व गति करेगा या वर्टिकल मोशन करेगा। ठीक है, यदि 90 डिग्री से एंगल थोड़ा सा भी कम हुआ, 90 डिग्री से एंगल थोड़ा सा भी कम हुआ, तो वो कैसा हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं और जाकर गिरेगा, सेम जगह पर नहीं गिरेगा। यदि आपने एंगल थोड़ा सा ऐसा रखा तब जाके ऑब्जेक्ट यहाँ गिरेगा, और यदि आप एंगल को क्या रखते हैं, 90 डिग्री रखते हैं, तो सीधा ऑब्जेक्ट जाएगा ऊपर और उसी पाथ पर वापस ट्रेवल करता हुआ नीचे गिर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, हमारा वर्टिकल मोशन, है ना, या फिर ऊर्ध्व गति। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट, और ये आपको जान लेना जरूरी, और आप हमेशा एक ही एग्जाम्पल में फंसे रहते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक मोशन, है ना, पीरियोडिक मोशन, या फिर हम इसको बोलते हैं आवर्ती गति। पीरियोडिक मोशन या फिर हम इसको बोलते हैं क्या, आवर्ती गति। अब देखो, इसमें समझ लेने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हो जाता है, यहां पर टाइम, टाइम क्या होता है, फिक्स। टाइम क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरा दूसरा होता है पाथ या पथ, ये भी क्या होता है, फिक्स होता है। पाथ भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखिए, इन दोनों को मिलाकर हम इसकी डेफिनेशन बताते हैं। अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे किसके लिए, पीरियोडिक मोशन के लिए। when any object when any object moving in fixed time and repeat their path, है ना, moving at a fixed time and repeat their path। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में अपने पथ को बार बार पुनरावृत्ति करती है, या फिर अपने पाथ को रिपीट करती है बार बार, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, हमारा पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। दो चीज याद रखिए, टाइम फिक्स है, यदि 1 मिनट में यदि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और पाथ भी सेम है, 2 मीटर का पाथ है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा पीरियोडिक मोशन होगा। बार बार 2 मीटर का पाथ ही कवर कर रहा है। जैसे सबसे एकदम इजी एग्जांपल जो आपको हमेशा ही पता है, एक पेंडुलम का एग्जांपल। पेंडुलम को आप उठाएंगे और यहां से क्या करेंगे, छोड़ेंगे, तो पेंडुलम क्या करेगा, इधर से गति करता हुआ क्या होगा, यहाँ पहुंचेगा। गति करता हुआ क्या होगा, यहाँ पर पहुंचेगा। ये पेंडुलम यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, है ना। हमने पोजीशन ए थी, ए से हम ले गए बी पर, और बी से वो कहाँ गया, सी पर। अब वो वापस रिपीट करता रहेगा अपने पाथ को। क्या इस पाथ से अलग हट जाएगा, क्या नहीं हटेगा, वो अपने पाथ को क्या करेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। यदि मैं बोलता हूँ कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में कितना लगता है, 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है, तो उसको पॉइंट सी से, है ना, ये बी से सी की ओर था, अब सी से वापस बी की ओर जाने में कितना सेकंड समय लगेगा, 1 सेकेंड लगेगा। मतलब क्या हो गया, हमारा टाइम भी फिक्स है और हमारा क्या है, पाथ भी फिक्स है। वो पाथ भी फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको सेम टाइम लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी उसको क्या कर रहा है, सेम टाइम लग रहा है। पीरियोडिक मोशन एक ही चीज नहीं होती है, पीरियोडिक मोशन के बहुत सारे एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है वो चल रहा है ए से और जा रहा है कहां पर, बी की तरफ, ए से बी की तरफ जा रहा है, वो 2 सेकंड में यहां पहुंचा और 2 सेकंड में वापस ए पर आ गया, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी हमारा पीरियोडिक मोशन या आवर्ती गति कहलाएगी। दूसरा, हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, ये पृथ्वी है ना, अर्थ है, सूर्य के चारों ओर एक फिक्स पाथ है, फिक्स पाथ में कवर कर रही है, 365 दिन, है ना, 365 दिन में कवर करती है। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो डिस्टेंस हमारी सेम है क्या, डिस्टेंस चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है। तो हमारा क्या है, पाथ भी फिक्स है, एक ही पाथ में यहाँ पर सन होगा, सन के अराउंड मोशन करेगी, सन के अराउंड मोशन करती है, और डे भी हमारे क्या है, 365 फिक्स है, 1 साल, मतलब ये इसको घूमने में पूरा 1 साल लगता है। वैसे ही ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है,
पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। और यदि ये मून मोशन कर रहा है तो मून को लगभग 27 दिन लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने में। और पाथ भी उसका क्या है, पृथ्वी के आसपास सेम है। ये पाथ कभी चेंज नहीं होता पृथ्वी के आसपास। ऐसा नहीं होता कि इसका गोला बड़ा हो जाएगा या फिर इसका गोला छोटा हो जाएगा या फिर जो मोशन कर रहा है ये छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। तो 27 डेज में, कहीं कहीं पर 28 डेज में भी बताया गया है। 27.8 ऐसा लगभग बताते हैं, तो हम उसको 28 भी कंसीडर करते हैं। 27 भी सही है, 28 भी सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सब क्या एग्जांपल होगा पीरियोडिक मोशन। जैसे सपोज आपने एक जमीन पर एक सरिया लगा हुआ है, एक सरिया या रॉड लगी हुई है, आपने इस रॉड को इधर खींचा, है ना, रॉड को यहां तक खींचा और छोड़ दिया, तो रॉड क्या होगी, अचानक से इधर जाएगी, अचानक से इधर जाएगी और फिर वापस इधर आएगी, वापस से इधर आएगी, है ना। यदि हम आइडियल कंडीशन की बात करें तो रॉड क्या होती रहेगी, इस पाथ में मूव करती रहेगी, इस पाथ में मूव कर रही है, तो मतलब इसको यहां से यहां तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा और वापस आने में भी सेम टाइम लगेगा। यदि दोनों का टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, मतलब ये भी क्या कौन सा मोशन हो गया, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट कर रहा है, मतलब वो थोड़ा सा इधर जा रहा है और थोड़ा सा इधर जा रहा है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, यदि मैं बोलता हूं कि ये पेन ऐसा हिल रहा है, यदि ये पेन आपके सामने रखा है और ये कैसे कर रहा है, ऐसा हिल रहा है, मोशन कर रहा है, तो ये यहां से यहां तक फिक्स टाइम में जा रहा है, यहां से यहां तक फिक्स टाइम में जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, मूव हो रहा है यहां से यहां तक, और ये भी क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पेंडुलम, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्विंग, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं अर्थ का, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं मून का। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल है किसके, पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन में दो चीजें होती है, टाइम फिक्स होता है और पाथ फिक्स होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम ड्यूरेशन में अपने पाथ को रिपीट करता है, अपने पाथ को रिपीट करता है, सेम पाथ को रिपीट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ये हमारा पीरियोडिक मोशन होता है। इस प्रकार से हमारा पीरियोडिक मोशन कंप्लीट होता है। ठीक है, यहां पर हमारा लास्ट टाइप का मोशन आएगा, है ना, ग्रेविटेशनल मोशन, है ना, ग्रेविटेशनल मोशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी, या फिर गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। अब गुरुत्वाधीन गति को हम देख चुके हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे हमने किसी ऑब्जेक्ट को कैसा फेंका, ऐसा, तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन था, प्रोजेक्टाइल मोशन को ही क्या बोलते हैं, या फिर हमारी प्रक्षेप्य गति जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, हम गुरुत्वाधीन गति बोलते हैं या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी बोलते हैं। उसके बाद दूसरी एक और गति देखी थी, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पर फेंका था तो वो सीधा ऊपर जा रहा था और सीधा नीचे आ रहा था, तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी गुरुत्वाधीन गति, या फिर हमारी किस प्रकार की गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो वर्टिकल मोशन का एग्जाम्पल जो भी आप लिखेंगे, है ना, वर्टिकल मोशन और पीरियोडिक मोशन, क्या सॉरी पीरियोडिक नहीं, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, प्रक्षेप्य गति, दोनों ही कौन सी गति है, गुरुत्वाधीन गति है, मोशन अंडर ग्रेविटी कहलाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ प्रकार किसके, गति के, गति से संबंधित प्रकार की कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करता है, तो मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को हम जनरली समझते हैं, है ना, किसमें, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, हम उसको मानते हैं, वही हमारे पुराने एग्जाम्पल ही चल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है मोशन करेगा, सबसे पहले तो वो मोशन करेगा, मोशन के बाद उसके अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो मोशन कर रहा है, मोशन के बाद उसमें क्या आएगी, स्पीड आएगी, स्पीड के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, तो वही क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है, तो चेंज, ठीक है, यहां पर हम डेफिनेशन देख रहे थे, एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने क्या बोला, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। हमने यहाँ पर एक चीज बात करी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो हमने यहाँ पर बात करी चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमने पहले ही बता दिया था कि यदि किसी भी चीज के साथ, किसी भी क्वांटिटी के साथ क्या जुड़ जाती है, एक और वेक्टर क्वांटिटी जुड़ जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जुड़ जाती है, तो वो नॉर्मल क्वांटिटी को क्या बना देती है, वेक्टर बन जाती है। तो यदि एक्सेलरेशन का रिलेशन किससे है, वेलोसिटी से, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या बना देगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें हमको किसकी, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमको डायरेक्शन चाहिए होगी, मतलब एक्सेलरेशन या फिर त्वरण हमारा क्या है, सदिश राशि है,
त्वरण हमारा क्या है, सदिश राशि जिसमें हमको दिशा बताने की आवश्यकता होगी, हमेशा हमको दिशा बतानी पड़ेगी। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एग्जांपल में कि आप यहाँ से यहाँ तक चल रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चल रहे हैं, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ। सपोज ये आपका क्या है, घर है ना, घर से आप निकलेंगे, फिर उसके बाद ये आप कहाँ तक पहुंचे, स्क्वायर तक पहुंचे, है ना, फिर आप मेन रोड तक पहुंचे, ये पॉइंट सी तक मेन रोड है, और ये आपका डी से डेस्टिनेशन है जहां पर आपको जाना है। जैसे ही आप घर से निकले तो आपकी स्पीड कैसी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। मतलब इस पॉइंट पर आपकी क्या होगी, 10 की स्पीड होगी, यहाँ पर 20 की होगी, 30 की होगी, और एक टाइम पर आपकी क्या हो जाएगी, 40 की स्पीड हो जाएगी। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, आपकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं, उसके कारण वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यदि आप में ये ऑब्जेक्ट है, यदि मैं इसको धीरे धीरे हिला रहा हूँ, है ना, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे थोड़ी से तेज हिलाने लगा। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को तेजी से मूव करने लगा तो मैंने क्या करा, आप क्या करा, ये उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। उससे क्या हो गई, ये एक्सेलरेट भी हो गया। जैसे ये धीरे हिल रहा है तो हमने इसको एक्सेलरेट करा, तो एक्सेलरेट करते हुए तेज होता जा रहा है। जैसे आप गाड़ी का एक्सेलरेटर घुमाते हैं, आपने जैसे एक्सेलरेटर घुमाया, आपका टायर धीरे 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 क्या होता है, तेज घूमने लगता है। मतलब क्या हो रहा है, फर्स्ट थिंग ये होती है कि उसकी स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ती है, जिसके कारण क्या होता है, वेलोसिटी भी चेंज आता है। वेलोसिटी पे चेंज आता है मतलब वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे ही वेलोसिटी में चेंजेस आते हैं तो वो क्या हो जाती है, ऑब्जेक्ट भी एक्सेलरेट हो जाता है। मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। अब क्या हुआ, अब यहां से क्या हो गया, आप 40 की स्पीड में आप कहां तक चले, मेन रोड पर चले। ये आपकी पूरे एरिया में कितनी थी, 40 की स्पीड थी। जैसे ही आप डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले होते हैं, इस डी पॉइंट तक, आप क्या हो जाते हैं, आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती, आपकी स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है ना। यहाँ पर मैं आपको सब चीजें पहले लिख देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा मोशन, उसके बाद हमने देखा, है ना, मोशन, फिर हमने देखी स्पीड, फिर उसके बाद देखा वेलोसिटी, अब हमने देखा एक्सेलरेशन। क्या मोशन नेगेटिव हो सकता है ना, क्या मोशन नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या हमने बोला स्पीड नेगेटिव हो सकती है, माइनस में स्पीड होती है क्या, माइनस में स्पीड होती है क्या, नहीं होती। क्या वेलोसिटी माइनस में होती है क्या, यदि स्पीड ही माइनस में नहीं हो रही तो वेलोसिटी माइनस में होगी क्या, कभी भी नहीं होगी। लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है। मतलब एक्सेलरेशन को कम करना, यदि वेलोसिटी कम हो रही है ना, वेलोसिटी 0 तक जाएगी। यदि वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। उसको क्या बोलेंगे, जब स्पीड कम हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां पर क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या फिर धनात्मक त्वरण, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, धीरे 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 स्पीड पकड़ता जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक समान त्वरण। दूसरी बात होती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, क्योंकि हम इस पॉइंट पर कितने चले, सिर्फ 40 की स्पीड से चले, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण। फिर उसके बाद जैसे ही हमने क्या करा, वेलोसिटी हमारी कम होने लगी, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, है ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या फिर ऋणात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं यहाँ पर, ऋणात्मक त्वरण की हम बात करते हैं। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ। देखिए यहाँ से जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, धनात्मक त्वरण होगा। और जैसे जब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। यदि वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है तो आप एक्सेलरेट हो रहे हैं क्या, यदि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप 40 की स्पीड से चले जा रहे हैं, तो मतलब इट मीन से आपने एक्सेलरेशन को क्या कर रखा है, कांस्टेंट बना के रखा है। आप उसको और ज्यादा घुमा नहीं रहे, है ना, और ज्यादा घुमा नहीं रहे तो एक्सेलरेट नहीं हो रही आपकी गाड़ी। मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है ना। मतलब आप किससे चले जा रहे हैं, 40 की स्पीड से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान। लेकिन हमने एक्सेलरेशन को रोक के तो रखा है ना एक पोजीशन पे, कि हमारी गाड़ी उस स्पीड से चलती रहे। क्या हमने एक्सेलरेशन को कम कर दिया, नहीं, हमने एक्सेलरेशन को बंद नहीं करा वहां पर। ठीक है, हम एक्सेलरेशन को एक कांस्टेंट स्पीड पर रोक लिया है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही हमने एक्सेलरेशन को कम करा, एक्सेलरेशन जैसे ही हमारा कम होता है तो उसको क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन, है ना, या फिर ह्रासमान त्वरण, ह्रासमान त्वरण बोलते हैं, या नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं, या फिर ऋणात्मक त्वरण की संज्ञा उसको दी जाती है। ठीक है,
अब क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें तो क्या होती है, ये माइनस में नहीं होती, ना मोशन होता है, ना तो गति होती है, ना तो स्पीड होती है, चाल होती है, और वेलोसिटी, तीनों माइनस में नहीं होती है। लेकिन हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस में होता है, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन कम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हम यहाँ पर इसकी हम बात करते हैं। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्या एक्सेलरेशन जीरो होगा, हाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा। हम एक्सेलरेशन को कर देंगे, कम कर देंगे। हम एक्सेलरेट कर ही नहीं रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक समय के बाद धीरे धीरे आकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। मोशन जीरो होता है, हाँ मोशन जीरो होता है, इसको बोलते हैं रेस्ट, रेस्ट की पोजीशन। स्पीड क्या होती है, जीरो होती है, हाँ जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगी, स्पीड जीरो हो जाएगी। और यदि स्पीड जीरो हो जाएगी तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। ठीक है, तो ये सब चीजें नेगेटिव नहीं होती। एक चीज और हम बता देते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होता है। यदि हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, मतलब आप एक जगह से चलकर क्या हो गए, उसी जगह पर पहुंच गए, पॉइंट ए से चले पॉइंट ए पर भी पहुंच गए, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा तभी ये सब चीजें जीरो हो सकती है, अन्यथा कभी भी ये चीजें जीरो नहीं होगी, है ना। तो यदि मोशन नहीं हो रहा है तो अल्टीमेटली क्या है, रेस्ट की पोजीशन है या फिर विरामावस्था है। स्पीड नहीं है तो क्या है, विरामावस्था है। वेलोसिटी नहीं है तो विरामावस्था। तो हम इसको जीरो वेलोसिटी, जीरो स्पीड, जीरो मोशन ये नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेस्ट, रुकी हुई अवस्था, है ना, स्थायी अवस्था या रुकी हुई अवस्था, एक जगह रुकी हुई अवस्था बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करें कुछ और, एक आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, है ना, वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। यदि वेग में परिवर्तन और समयांतराल हम इसको बोलते हैं, तो हमने इसको बोला v बाय टी। ठीक है ना, v बाय टी हम इसको बोलते हैं। अब इसको v को v, और इसके बारे में हम क्या लिखते हैं, इसका यदि हम उसके फॉर्मूले की बात करें, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसको बोल देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम को किस में बताते हैं, सेकंड में बताते हैं। तो ये s क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक्सेलरेशन को कैसे बताते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आता है, इसको नोट करके रखे, नोट्स जरूर बनाए। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हम, फॉर्मूले से हम इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड, ठीक है, मोशन को भी मीटर पर सेकंड, स्पीड को मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हम उनको लेकर चलते हैं। तो ये था हमारा क्या, एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, गति के समीकरण में आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, गति के समीकरण ज्यादातर पूछे नहीं जाते, लेकिन समीकरण में जो चीजें यूज हो रही है उसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला होता है, अभी सब चीजों को समझा रहा हूं, ये सब स्मॉल में है ना, स्मॉल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये तीन फॉर्मूले हैं, और ये तीन ही मेजर फॉर्मूले हैं जिनसे, जिन्हें क्या बोला जाता है, गति के समीकरण, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इसमें सब चीजें क्या होती है, u, है ना, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। दूसरा होता है v को क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी या फिर अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी या अंतिम वेग बोलते हैं, है ना। तो u हो गया, v हो गया, u हो गया। a हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, है ना, या त्वरण, इसमें a क्या होता है, त्वरण, और यहां पर t हो जाएगा टाइम, t क्या हो जाएगा, यहां पर टाइम हो जाएगा। और यहां पर बचा हमारा s क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब चली गई दूरी, चली गई
दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, हमारे एस से डिनोट करते हैं, और यही फॉर्मूले हमारे, इन्हीं फॉर्मूले में ये सब चीजें काम आती है। ठीक है, तो ये हमारे थे किस किस चीज के फॉर्मूले, ये हमारे फॉर्मूले थे गति के, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। एक चीज और मोशन के बारे में हमें एक चीज और याद आ जाती है ना, मोशन। तो मोशन के बाद हमको एक्सेलरेशन में एक चीज और याद आती है, एक मोशन और होता है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन में हमको एक चीज और आती है, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। देखिए यहाँ पर हम इसको अलग से समझ लेते हैं, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। यदि ये फ्लैट सरफेस है, यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ या बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे होते हैं, हम अर्थ पर खड़े हुए हैं, तो अर्थ पर क्या है, ग्रेविटेशनल पुल है ना, ग्रेविटेशनल पुल है, गुरुत्व खिंचाव है। ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्व खिंचाव क्या करता है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, जैसे ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा थोड़ी कम हो जाएगी, यहां पर थोड़ी कम हो जाएगी, और जब वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एकदम पीक पर पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर जितनी उसमें एनर्जी होगी वहां पीक पर पहुंच जाएगा, तब यहां पर बहुत ही माइनर सेकंड के लिए वो किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये याद रखिएगा, क्या एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या रेस्ट की पोजीशन में आता है। हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकने पर, जैसे ही मैंने इसको यहाँ फेंका, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ थोड़ा सा बहुत ही माइनर सेकंड के लिए रुकेगा और फिर वापस नीचे जाएगा। तो जब भी ऊपर जा रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और जैसे ही वो नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, है ना, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो एक्सेलरेट क्या होगा, बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो रिटार्डेशन होगा या फिर मंदन होगा, और नीचे फेंकेंगे, नीचे आएगी वो ऑब्जेक्ट, ऊपर से नीचे आएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा, वो भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब पीक पर पहुंच जाएगा तो किस में चले जाएगा, रेस्ट में चले जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा। तो क्या हो गया, मोशन क्या, एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाधीन त्वरण, गुरुत्वाधीन त्वरण की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम किसमें, फोर्स में। हम बल को समझते हैं कि फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स जनरली हम बात करें तो फोर्स क्या होता है, एक पुश या पुल होता है। फोर्स क्या होता है, एक पुश या पुल होता है। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यदि हमने इसको क्या करा, यहां से फोर्स अप्लाई करा, हम इसको क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। हम उसको क्या कर रहे हैं, अभी हमको पता ही नहीं कि फोर्स क्या होता है। यदि एक बॉक्स रखा हुआ है तो हम उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, धकाने की कोशिश करेंगे, धकाने की कोशिश करेंगे, या फिर हम उस बॉक्स को क्या करने करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। हम कहां पर खड़े हैं अभी, यहां पर, और हम क्या कर रहे हैं, इधर की तरफ कुछ एक ऐसी क्रिया कर रहे हैं, एक ऐसा वर्क कर रहे हैं, है ना। तो वर्क कौन सा हो रहा है, जो भी वर्क होगा किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करने के लिए या पुल करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा फोर्स कहलाएगा। यदि हम अब इस तरफ खड़े हुए हैं और हम क्या कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हम उसको खींच रहे हैं ऑब्जेक्ट को, हम क्या कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या कहता है, एक धक्का या खिंचाव है। फोर्स क्या है, एक धक्का या खिंचाव है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक। अब ये डायरेक्ट फोर्स है, फोर्स कौन सा है, ये डायरेक्ट है। ऐसे फोर्स क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना, कॉन्टेक्ट फोर्सेस, या फिर इनको डायरेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, है ना, डायरेक्ट फोर्स, या फिर एक्शन एट, है ना, डिस्टेंस फोर्स, है ना, डिस्टेंस फोर्स, या फिर हम इसको इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, है ना। इनको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष बल, इनको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष, इनको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष बल। देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कांटेक्ट और विदाउट कांटेक्ट से हम बात करते हैं। जैसे सपोज आपको मैंने बोला कि किसी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, धकेल कर ले जाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, धकेल कर ले जाना है। तो जब भी आप उसको धकेलोगे या फिर खींचोगे तो आप उसको टच करना पड़ेगा,
है ना। तो आपको उस चीज को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, प्रत्यक्ष बल लगा रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, डायरेक्ट फोर्स लग रहे हैं, जो कि क्या है, सीधे सीधे कांटेक्ट कर रहा है ना। या तो इसको यहां पर हमने बात करी कांटेक्ट फोर्स की, तो वो कांटेक्ट होगा। यदि इस ऑब्जेक्ट को आपको खसकाना है अर्थ पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा इससे, तब जाकर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्लाइड होकर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आएगा, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं, पहला होता है फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा होता है टेंशन फोर्स, क्योंकि आप एक रबर को पकड़ के खींचोगे तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं। यदि हम रबर को ऐसा रखें तो वो अपने आप खींच जाएगा कि नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों उंगलियों में फंसाकर उसको क्या करना पड़ेगा, खींचना, पकड़ पकड़ के खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स, या फिर हम इसको बोलते हैं घर्षण, घर्षण बल, टेंशन फोर्स, तनाव बल, टेंशन फोर्स, तनाव बल, ठीक है। नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, है ना, सामान्य बल, है ना, सामान्य बल जो हम अप्लाई करते हैं, दिन रात हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं, हम गेट बंद करने के लिए, गेट खोलने के लिए, तो नॉर्मल फोर्स। एयर रेजिस्टेंस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस फोर्स मतलब क्या हुआ कि आपको हवा लगती है चेहरे पे, जैसे आप पंखे के नीचे ऐसा हाथ लगाते हैं तो हवा किस तरफ लग रही है, नीचे की तरफ आपको लग रही है, तो हवा क्या कर रही है, एक फोर्स लगा रही है। जैसे विंड मिल घूमती है, विंड मिल किसके कारण घूमती है, क्योंकि उसके जो ब्लेड होते हैं, उनके जो ब्लेड होते हैं उसके ऊपर क्या कर रही होती है, हवा लग रही होती है, और उसके कारण हमारी विंडमिल या पवन चक्की घूमती है। तो एयर रेजिस्टेंस फोर्स, है ना। तो बहुत तेज हवा चल रही है, आप चलने की कोशिश कर रहे हो तो आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो क्या करेगी, एयर का रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है। अप्लाइड फोर्स, हम किसी ऑब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, हम किसी ऑब्जेक्ट से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, एक बड़ा पत्थर रखा हुआ है, हमने यहाँ एक छोटा पत्थर रखा, हमने इसके अंदर क्या हुआ, एक डंडा लगाया, और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फोर्स किस में ट्रांसफर हो जाएगा, ये फोर्स डंडे से इस पत्थर में ट्रांसफर हो जाएगा, पत्थर क्या हो जाएगा, इधर गुड़क जाएगा। तो ये अप्लाइड फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी अदर सोर्स से हमने क्या करा, फोर्स को अप्लाई करा। जैसे हम क्या करा, हमने किसी चीज को पकड़ने के लिए करा, जैसे हम प्लायर से पकड़ते हैं, है ना, प्लायर से पकड़ते हैं, हमारे किचन में वो संसी होती है उससे पकड़ते हैं, चिमटा होता है, तो ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट से लगाया हुआ फोर्स, तो वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है किसी अदर फोर्स से, जैसे हाइड्रोलिक फोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद एक और है स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग फोर्स, आपने देखा स्प्रिंग को ऐसा खींचा तो वो क्या करते हैं, हमने फोर्स लगाया स्प्रिंग के ऊपर, लेकिन वो स्प्रिंग वापस से अंदर चली जाती है। आप स्प्रिंग के गद्दे को ऐसे दबाते हैं तो क्या हो जाता है, वो दब भी जाता है, फिर उठ जाता है, दब जाता है, फिर उठ जाता है। तो ऐसे फोर्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट फोर्सेस होते हैं। क्या स्प्रिंग अपने आप खिंचा सकती है, अपने आप दब सकती है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे, फोर्स ऑफ कांटेक्ट हो जाएंगे, ऐसे बल जो क्या होते हैं, हमारे छूने से या डायरेक्ट टच से या प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने से ही मूव होते, है ना, या फिर वो लगते हैं, अप्लाई होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है, इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, अप्रत्यक्ष की, अप्रत्यक्ष बल की, इनडायरेक्ट फोर्स की बात करती, इनडायरेक्ट फोर्स। अब ये फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये हमको फील होते हैं, ये फोर्स क्या होते हैं, हमको फील होते हैं। सिर्फ हम इन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमने दो पेन लिए, हमने दो पेन लिए, अब क्या हुआ, यदि ये दोनों पेन मैग्नेटिक हुए, दोनों पेन मैग्नेटिक होते हैं, तो क्या हो जाते हैं, जैसे ही हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल की तरफ ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनके बीच में कुछ है क्या, नहीं, स्पेस है, इनके बीच में एकदम खालीपन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। या फिर हम एस या एस पोल को मिलाते हैं तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, या तो खींच रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है, दोनों टच हो रहे हैं कि अपने आप में, नहीं, दोनों टच नहीं हो रहे, फिर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, कि या तो वो खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, या तो रिपेल कर रहे हैं, या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये फोर्सेस क्या कहलाएंगे हमारे, ऐसे फोर्सेस तो क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाते हैं अप्रत्यक्ष बल, ठीक है। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करते हैं, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स को फील करते हैं, जैसे ये कड़ा है ना, इसका एक वेट है, तो हम जैसे ही इसको हाथ में रखते हैं तो हम इसको नीचे की तरफ फील कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना। ये पेन है, पेन को हम फील कर रहे हैं कि ये पेन क्या जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, तो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है ना। क्या इनके बीच में कुछ है क्या, इसके नीचे कुछ है, नहीं, फिर भी क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे
खींच रहा है। तो ये भी कौन सा होगा, अप्रत्यक्ष बल, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया। इलेक्ट्रिकल फोर्स कैसा होता है, यदि ये एक क्या है, ये हमारा प्रोटॉन है, उसके आसपास क्या है, न्यूट्रॉन्स घूम रहे हैं, सॉरी न्यूट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, सॉरी, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन इसके आसपास घूम रहे हैं, तो ये क्या है, ये इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके रखा है, जिसके कारण ये क्या कर रहे हैं, ये एक मोशन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे फोर्सेस होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, जनरली सामान्य फोर्सेस होते हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। एक डायरेक्ट भी होते हैं, इनडायरेक्ट भी होते हैं, है ना, ठीक है। तो ये थे हमारे फोर्सेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल क्या होता है, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, ये एक सरफेस पर रखा हुआ है। अब फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, यहां पर। किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है, किसी भी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेकिन अभी भी डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी अधूरी है ना। अब बताते हैं, उसको पूरी करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स अभी तो हमको पता चल गया, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तब ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, हमारे अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं, तो बल आरोपित करने की विपरीत दिशा में, बल आरोपित करने की विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, एक बल कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। यहाँ पर दो सरफेस के बीच में लगता है, एक वस्तु और एक सतह के बीच में लगता है। जैसे हम सिंपल से एग्जांपल ले, ये दोनों हाथों को हम ऐसे रगड़ते हैं, यदि हम इन हाथों को जोर से टाइट दबा दें और ऐसा ऊपर एक को नीचे की तरफ खींचे, तब क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे में थोड़े से फंस से जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, हमने फोर्स लगा रहे नीचे, लेकिन ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये रोक के भी रखता है और ऑब्जेक्ट को फोर्स के अगेंस्ट में काम करता है। यदि हम बोलते हैं कि हमने फोर्स किस तरफ लगाया है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो हमारा फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। जैसे हमारा फोर्स इस तरफ लगा है, तो हमारा फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, विपरीत दिशा में वो कार्य करता है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, किसी भी बल लगेगा वो किस पर लगेगा, किसी भी सरफेस पर या ऑब्जेक्ट पर लगेगा, है ना, जिसको मूव करने पर उसकी सरफेस पर एक फोर्स लगेगा, है ना, जो क्या होगा, पूरी सरफेस पर लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, पूरी सरफेस पर लगेगा और अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये याद रखना, है ना। अपोजिट, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, तो ये हमेशा कार्य करता है, फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब फोर्स, यदि हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। सबसे पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सबसे पहला होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सॉरी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सबसे पहले समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन हमको सबसे पहले अच्छे से समझ में आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन पहले चलते हैं। अब देखिए, यदि एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, बॉक्स को हमने सरफेस पर रख दिया, बॉक्स है 50 केजी का, बॉक्स है 50 केजी का, मतलब क्या लग रहा है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स लगा के रखा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसको खींच रहा है। अभी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी, ग्रेविटी सबको नीचे की तरफ खींच के लगती है, और क्या हो जाएगा, बॉक्स का वेट किस तरफ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, या तो हम इसको बोलते हैं स्थैतिक, हिंदी में बोलेंगे स्थैतिक घर्षण, है ना, स्थैतिक घर्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ, स्थैतिक घर्षण। यदि 50 किलो का है और हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हिलेगा ही नहीं। ऑब्जेक्ट हिल सकता है, हमको पता है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को अलग से प्लेस करा है, वहां पर वो जमीन से जुड़ा हुआ या फिर जमीन में फिक्स नहीं है, वो फिसल सकता है ना। जब खाली था वो बक्सा, तब हमने उसको घीस के लाए हैं या फिसला कर लाए हैं, स्लाइड करके लेकर आए हैं, लेकिन जब हमने उसके अंदर क्या कर दिया, कोई मटेरियल भर दिया, तब वो ऑब्जेक्ट खसक ही नहीं रहा है, क्योंकि उनकी ये सरफेस के बीच में क्या आ गया, यहाँ पर सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन वर्क करने लगा, जो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है,
फ्रिक्शन क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। यदि हम इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, यदि मैं बोलता हूं कि 20 केजी का फोर्स लगा रहा है, यदि हम 20 केजी का फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट कितने का, 50 केजी का, तो खसकेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट उस जगह से टच का मस नहीं होगा, है ना, वहीं पर रहेगा। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा होता है और अपनी पोजीशन में बना हुआ रहता है, एक ही जगह रेस्ट की पोजीशन में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्थैतिक घर्षण या स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। किसी भी वस्तु पर बल लगाने पर वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती, अपने स्थान से विस्थापित नहीं होती है, इस प्रकार के घर्षण को क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण कहते हैं। दूसरा होता है हमारा, दूसरे टाइप का, वो होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, है ना, या फिर हम इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, चलो मेरे को याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सर्पी घर्षण, हिंदी में नाम की तो क्या बात है, सर्पी घर्षण, सर्प के जैसा। देखो अभी तो ऑब्जेक्ट खसक नहीं रहा था, देखिए सरफेस, वही सरफेस है, वही बॉक्स है, बॉक्स का वेट है 50 किलो, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन में था। अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर 10 लोग मिलकर क्या करने, 5 लोग मिलकर क्या करने लगेंगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने लगेंगे, है ना, 5 लोग मिलकर फोर्स अप्लाई करने लगेंगे। यदि हमने इसके ऊपर 60 केजी का फोर्स अप्लाई करा, कितना फोर्स अप्लाई करा, हमने फोर्स अप्लाई करा कितने का, 60 केजी का। अब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इस सरफेस पर क्या करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, और ये खसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, स्लाइड करके या फिर खसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्लाइड करने लगेगा, लेकिन फ्रिक्शन अभी भी वर्क कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने एक बार धक्का मार दिया तो ऑब्जेक्ट जाता ही गया, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, धीरे 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 खसकता हुआ जाएगा। आप सभी लोगों ने घर पर बोरियां, बहुत सारे, अलमारी खसकाई है, बहुत हमारे घर में सफाई होती है तो अलमारी खसकाना, टेबल खसकाना, सब कुछ होता है। क्या टेबल खसकती चली जाती है, नहीं, जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही टेबल आगे की तरफ खसकेगी। मतलब क्या हुआ, ये कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये था हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उससे क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्लाइड करने लगा। जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होगा, उसकी जगह कौन ले लेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ले लेगा, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होगा तो उसकी जगह स्लाइडिंग फ्रिक्शन आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर बॉक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स की बात कर रहे थे। अब अपन किसकी बात करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं लोटनिक, कौन सा घर्षण, लोटनिक घर्षण, ठीक है। सपोज अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बड़े से बॉल को रखते हैं, एक बड़े से बॉल को, इसका कांटेक्ट क्या है, सबसे कम है। एक बॉल को रखा, ये एक बड़ी सी बॉल है ना, एक गोले के रूप में है, ठोस है, सॉलिड है। अब ये गोला भी कितने का है, 50 केजी का है। ये गोला भी कितने का, 50 केजी का। यदि हम इसके ऊपर 20 केजी फोर्स लगाएंगे तो ये आगे खसकेगा क्या, नहीं खसकेगा। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, आगे की तरफ नहीं खसकेगा, है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर 50 केजी का फोर्स लगाते हैं, है ना, 50 से 60 केजी का फोर्स लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट क्या होने लगता है, गुड़कने लगता है आगे की तरफ। ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऐसे आगे की तरफ गुड़कने लगता है, और तेजी से गुड़कने लगता है। हमने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करा, ये ऑब्जेक्ट गुड़क कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा। गुड़कता हुआ एक पोजीशन को चेंज कर देगा। यहाँ पर एक बात थी, क्या नीचे वाला जो डब्बे का हिस्सा था, वो नीचे का डब्बे का हिस्सा क्या हुआ, घिस के सेम पोजीशन में डब्बे का हिस्सा यहीं आया। लेकिन ये जो हिस्सा था, जैसे ये डब्बा गुड़का तो ये हिस्सा क्या हो जाएगा, गुड़क के ऊपर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, सेम सरफेस लोटनिक घर्षण में क्या हो जाएगा, सेम सरफेस हमेशा कांटेक्ट में नहीं रहती, है ना। लोटनिक घर्षण में एक ही सतह सीधे सीधे पृथ्वी के संपर्क में नहीं रहती है, संपर्क बदलता जाता है। हर बार जो भी टायर गुड़केगा या फिर जो भी ऑब्जेक्ट गुड़केगा, एक बॉल गुड़क रहा है, एक टायर है ना, कुछ भी गुड़क रहा है, तो वो क्या करेगा, सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग जगह पर होगा, है ना। उसका कांटेक्ट क्या होगा, हर सतह पर अलग अलग जगह पर होगा। तो जब भी कोई चीज रोल करती है तो हम रोलिंग अलग बोलते हैं, स्लाइडिंग अलग बोलते हैं। स्लाइडिंग कैसे, फ्लैट ऑब्जेक्ट स्लाइड करते हैं, और जो गोल ऑब्जेक्ट रहते हैं वो क्या करते हैं, रोल करते हैं, गुड़कते हैं। हम इसको बोलते हैं ये गुड़कते हैं और ये फिसलते हैं,
ठीक है, तो ये कौन सा घर्षण करेंगे, ये सर्पी घर्षण करेंगे, और ये कौन सा बोल करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लोटनिक घर्षण करेंगे। तो ये क्या होते हैं, हमारे 3 प्रकार होते हैं घर्षण के। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑब्जेक्ट नहीं खसक रहा है। दूसरा है ना, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फ्लैट है, नीचे से चपटा है और वो स्लाइड कर रहा है सरफेस के ऊपर। तीसरा है गोल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, एक गोला है, हॉलो भी हो सकता है, वो क्या कर रहा है, सरफेस पर गुड़क रहा है, रोल कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर लोटनिक घर्षण। तो ये थे हमारे घर्षण के 3 प्रकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ठीक है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये हम देखो फोर्स में ही चल रहे हैं, फोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइप के फोर्स थे, जिसमें हमने अभी इसके पहले देखा हमने फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल। अब हम देखते हैं कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगता है या बाहर लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि अंदर की तरफ लगता है कि बाहर की तरफ लगता है ना। तो उसको क्लियर करते हैं सबसे पहले। देखिए है ना, सिंपल सा आप याद रखें, ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक सर्कुलर पाथ है, और ये क्या है, उसका सेंटर है। सॉरी, और क्या हो, देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है और ये क्या है, उसका एक सेंटर है। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो ऐसे थोड़ा सा हंसी मजाक वाली चीज है कि आप ये फोर्स किस तरफ अप्लाई हो रहा है, तो सेंट्री और यहाँ पर है पिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रल मतलब सेंटर और पिटल मतलब सेंटर में ले जाकर पीट देने वाला, ऐसा फोर्स जो सेंटर में ले जाकर पीट देता है। तो ऐसा फोर्स क्या है, सेंटर में ले जाके, तो आप घूम रहे हैं यहाँ पर और वो सेंटर में ले जाएगा और आपको पीट देगा। तो ऐसे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, इट वर्क्स टूवर्ड्स द सेंटर। अभिकेंद्रीय बल, अभी मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर, है ना, केंद्र की ओर, अभी मतलब क्या हुआ, अंदर की ओर या केंद्र की ओर। ऐसा फोर्स जो किस तरफ लगता है, टूवर्ड्स द सेंटर, केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा कहलाएगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ना, एक पाथ में कौन सा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और उस पाथ को रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूअस उस पाथ को क्या करता जा रहा है, रिपीट करता जा रहा है, इसी पाथ में आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पर जो अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। जैसा सिंपल सा एग्जांपल, अभिकेंद्रीय बल बहुत जगह काम करता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है हमारे पूरे मतलब सभी फोर्सेस में, है ना, बहुत काम आता है। ठीक है, यदि आप ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से चल रहे हैं और आप सीधे जाते हुए क्या हो जाते हैं, अचानक से टर्न लेते हैं, अचानक से क्या करते हैं, टर्न लेते हैं, तब क्या होता है, आपकी बाइक ऐसी चल रही है और आपको राइट टर्न लेना है, तो आप क्या होते हैं, थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकते हैं, जिससे क्या हो, आपकी गाड़ी इजीली और सेफ मुड़ जाए, है ना। अंदर बाइक से चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, आप थोड़ा सा अंदर की तरफ झुकते हैं, क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स आपको, है ना, क्या करे, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू हमेशा बराबर रहे, आराम से आप अंदर की तरफ मुड़ जाए। ठीक है, तो अंदर की तरफ जो आपको फोर्स फील होता है कि आप अंदर की तरफ जा रहे हैं, है ना, तो वो फोर्स क्या होता है, यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, और यहाँ भी आप इस सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ऐसा झुक जाते हैं, किस तरफ, केंद्र की तरफ, टूवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो ये फोर्स आपको कहाँ लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। इसी का ही अपोजिट होता है, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसका अपोजिट होता है दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखिए ये फोर्स, अब ये सेंटर है, ठीक है, सेंट्रीपिटल बता दिया, तो सेंट्रीपिटल मतलब केंद्र में ले जाकर पीट देने वाला, तो फिर सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, बाहर की तरफ लगेगा। देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वही सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। अब इसके पहले हमने जो बात करी, ये कौन सा फोर्स था जो लग रहा था अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं रियल फोर्स, है ना, इसको बोलते हैं रियल फोर्स। अब दूसरे वाले में हमने इसमें बात करी कि जब भी हम मूव कर रहे होते हैं तो हमको एक फोर्स अंदर की तरफ फील होता है, और जो दूसरा फोर्स होता है जो हमको बाहर की तरफ फील होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम उसको बोलते हैं। ऐसा फोर्स जो क्या करता है, अवे फ्रॉम दी सेंटर, सेंटर से दूर की तरफ, केंद्र से दूर की तरफ लगता है ना, केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं,
अपकेंद्रीय बल, अप मतलब ऊपर, मतलब बाहर या फिर दूर, अप मतलब ऊपर बाहर दूर, तो ये बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स है जो क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यदि हम सिंपल सी बात करें, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वह बल जो केंद्र की ओर लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। ठीक है, दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे। ठीक है ना, तो ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट होती है ना, ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट में होती है वो क्या कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ऐसा बल जिसकी दिशा अपकेंद्रीय अभिकेंद्रीय सॉरी ऐसा बल जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। जैसे आप कार में बैठे हुए होते हैं, आप जब कार को राइट में मोड़ते हो तो आप बाहर की तरफ झुकते हैं, मतलब यदि आपने राइट में मोड़ी तब आप कार में किस तरफ, लेफ्ट में झुकते हैं, और जब आपने लेफ्ट में मोड़ी तब आप किस तरफ झुकते हैं, राइट की तरफ झुकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वो जो बल आपको इमेजनरी फील होता है ना, ये जो बल होता है ये इमेजनरी है ना, इमेजनरी फोर्स है ना, इसको बोलते हैं आभासी। कौन सा बल है ये, आभासी बल है, जो हम क्या करते हैं, सिर्फ फील करते हैं इसकी हमको बाहर की तरफ लग रहा है। और दूसरा बल जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो केंद्र की तरफ लगता है, हम उसको लगाते हैं, हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब जाकर हम किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर सकते हैं। यदि अभिकेंद्रीय बल नहीं होगा, है ना, पहले वाला जो इसकी बात कर रहे हैं, ये बल नहीं होगा तो हम टर्न नहीं ले पाएंगे, प्लस हम किसी पाथ पर गोल नहीं घूम पाएंगे, है ना। तो ये बल की आवश्यकता, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता हमको होती है, किस तरफ, अंदर टर्न लेने के लिए। ठीक है, अंदर की तरफ झुककर मुड़ने के लिए हमको इसकी आवश्यकता होती है। दूसरी बात यहां पर करें कि जैसे हम किसी सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, हम इस तरफ गति करते जा रहे हैं। देखिए, जब तक इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, किसकी, सेंट्रीपिटल की और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, है ना, तब तक हम इस सर्कुलर पाथ में मोशन करते रहेंगे, है ना, तब तक हम इस सर्कुलर पाथ में निश्चित मात्रा में, निश्चित दिशा में मोशन करते रहेंगे। लेकिन इनमें से जब भी किसी भी बल की मात्रा बढ़ जाएगी, जब भी कोई सा फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, तब हम क्या हो जाएगी, हम सर्कुलर पाथ में गति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहां पर देखिए, जैसे सबसे पहले हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, मतलब क्या हो जाएगा, हम केंद्र की ओर अंदर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, हम इस पाथ में मोशन कर रहे हैं, है ना। और जैसी सेंट्रीपिटल फोर्स की या फिर कौन से बल, अभिकेंद्रीय बल की का मान बढ़ जाएगा, तो हम क्या हो जाएंगे, सर्कुलर फोर्स से क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे, और एक समय पर हम केंद्र की ओर गिर जाएंगे, सेंटर की ओर हम क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब आप बाइक मोड़ते हुए, बाइक घुमाते हैं, तब आप जब बहुत ज्यादा झुका देते हैं बाइक को, तो बाइक अंदर की तरफ गिर जाती है, बाइक अंदर की तरफ गिर जाती है ना, या फिर साइकिल अंदर की तरफ गिर जाती है, आप गिर पड़ते हैं, मतलब क्या हुआ, आपने सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, इसलिए आप अंदर की तरफ गिर गए। तो जब भी अभिकेंद्रीय बल का मान बढ़ेगा तब आप अंदर की तरफ गिर जाएंगे। दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप वही सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या कर दी, बढ़ा दी, तब आप क्या हो जाएंगे, बाहर की ओर गिर जाएंगे या फिर फिका जाएंगे, बाहर की तरफ, बाहर की ओर गिर जाएंगे या फिर फिका जाएंगे। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप मेरे को याद आया है, जब वो गार्डन में एक छोटा सा झूला हुआ करता था, ऐसा, यहाँ पर आप एक एक सेक्शन में बीच में खड़े हो जाते हैं, है ना, एक एक सेक्शन में एक एक व्यक्ति खड़ा हो जाता है, लेकिन तब क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर क्या करता है, इस झूले को तेजी से घुमाता है, इस झूले को तेजी से घुमाता है, तब आपको क्या फोल्ड फील होता है कि आप एकदम बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, बाहर की तरफ फेंका जाएंगे, है ना, और आप यहाँ पर झूला पकड़ नहीं पाते और अचानक से आप बाहर की तरफ गिर जाते हैं। तो क्या हो जाता है, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान बढ़ जाएगा तो आप बाहर की तरफ जाकर गिर जाएंगे। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का मान बढ़ जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, अंदर की तरफ गिर जाएंगे। अपकेंद्रीय बल का मान बढ़ेगा तो आप बाहर की तरफ गिरेंगे, अभिकेंद्रीय बल का मान गिरेगा बढ़ेगा तो आप अंदर की तरफ गिर जाएंगे। ठीक है, इसके और एग्जांपल देते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन में एक सुखाने वाला टब होता है, साइड में एक सुखाने वाला टब होता है जिसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं। अब पूछा जाता है कि यदि ये घूम रहा है ना, ये रोटेट कर रहा है, रोटेटरी टब होता है साइड वाला, है ना, ड्राइंग टब होता है, वो घूम रहा है।
अब ये घूम रहा है तो इनमें से क्या सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कौन से फोर्स के कारण क्या हो जाता है, कपड़े का पानी निकल जाता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर काम करता है क्योंकि यहाँ पर हमारे कपड़े अंदर की तरफ है और जैसे ये घूमेंगे तो इससे पानी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फिका जाएगा। पानी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ फिका जाएगा और क्या हो जाएंगे, हमारे कपड़े सूखते चलेंगे। धीरे धीरे हमारे कपड़ों से पानी निकल जाएगा, हल्के फरका जाते हैं कपड़े। अब हम इसको सुखा दें तो जल्दी से कपड़े सूख जाते हैं। जैसे फिर उसके बाद ऐसा होता है, जो कर्ड होता है, दही होता है, दही से क्या करना, फेंटना उसको। दही में क्या कर देते हैं, एक मशीन लगाते हैं। दही में क्या होता है, मशीन लगाते हैं या और हम उसको क्या करने लगते हैं, फेंटने लगते हैं। मशीन तेजी से घूमती है और ये उसको फेंटने लगती है। तब भी क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग किया जाता है कि जैसे दही फेंटेंगे तो मक्खन मक्खन ऐसा दूर हो जाएगा। मक्खन मक्खन क्या हो जाएगा, हल्का रहता है मक्खन, और मक्खन ऊपर तैरेगा तो मक्खन क्या हो जाएगा, दूर दूर हो जाएगा और नीचे नीचे क्या बच जाएगी हमारी, बटर मिल्क बच जाएगा। बटर मिल्क बच जाएगा मतलब छाछ बच जाएगी हमारी नीचे नीचे की तरफ, और बटर बटर ऊपर, मक्खन मक्खन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस होती है जिसमें कौन सा फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स के भी बता दी एग्जांपल, और सेंट्रीफ्यूगल के भी हमने एग्जांपल यहाँ पर देखे। ठीक है, तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा नाम है अंकित बिंजुआ, बने रहिए बीबीजी एजुकेशनल हब के साथ। थैंक यू सो मच। और हम साइंस का लेक्चर इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे, बने रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।